कहीं भी बिल्कुल। शुक्रिया संचालन महोदय, इतना अच्छा संचालन आपने किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। दिनेश कुमार भट्टाचार्य जी, यहाँ बैठे तमाम माताओं का, बहनों का, बैठ जाओ थोड़ी देर और, 5 मिनट का ही समय लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई कब को नंबर आएगा। हमारे संचालन करता हुए बहुत लंबा संचालन करते हैं। ये माताएं जरूर बैठ जाए, इनसे बहुत विशेष बात करनी है। सबसे पहले शुक्रिया यहाँ के आयोजक कमेटी का, जिसने इतना बढ़िया आयोजन किया, संचालनकर्ता का, और हमारे गायक साथी का, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ा सभा छोटी वीडियो बनाओ तो बांध दिया। बताया कि रावण पहरेदार है, रावण तो पहरेदार है, संजय भाई जिला, लेकिन उसको पहरेदार बनाना आदमी की जिम्मेदारी है। भार्गव जी मैं अपनी बात शुरू करूँ, भार्गव जी उनका बात शुरू करने से पहले आज ऐसे महामानव की जयंती है जिन्होंने महिलाओं के लिए, इस देश के सुधरों के लिए सदैव लड़ाई लड़ने का काम किया, जिन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, और नीति बिना वित्त गया। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि आपने विद्या ग्रहण नहीं की, शिक्षा ग्रहण नहीं की, उस शिक्षा ना ग्रहण करने के उपरांत ही आपको सब चीज़ें छीन करके आपको इस देश में शूद्र बनाया गया। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, आज उनकी जयंती है तो सबसे पहला जयकारा उनकी जयंती का ही लगेगा। वो जयकारा इतना ताकतवर हो कि आपको भी एहसास हो कि जो आज आप, खासतौर से महिलाएं जो मुंह खोलकर बैठी हुई हैं, आज महिलाएं जो स्कूल जाती हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले उसके लिए सबसे मजबूत लड़ाई किसने लड़ी, तो उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले है। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन जय भीम करता हूं। यहाँ बैठी मेरी माताएं, बहनें, आपको भी झुककर सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं। यहाँ बैठे बुजुर्गवार, मेरे युवा साथी, और उम्र में जो मुझसे छोटे हैं मेरे छोटे भाई, आप सबको भी जो बुजुर्ग हैं उनको नमन वंदन करता हूँ। जो मेरे साथ के हैं, जो मुझसे छोटे हैं, उनको अपना प्यार पेश करता हूँ। साथियों, आज क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखे गए, तो जयंतियों के उपलक्ष्य में हर साल कार्यक्रम आते हैं। एक समय वो भी था कि हमें अपनी जयंती मनाने के लिए ना जाने किन किन नेताओं के पीछे हाथ जोड़कर घूमना पड़ता था कि हमारी परमिशन करा दो। एक आज का भी समय है कि मेरा एक इतना सा कार्यकर्ता, गांव का अध्यक्ष भी जाकर के एसडीएम को कहता है कि मेरे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जानी है, ये पकड़ो एप्लीकेशन और मुझे परमिशन चाहिए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आज एक ये भी समय है। एक समय वो भी था जब डॉक्टर कुलदीप भार्गव को संगठन में लाया गया, बोलते हुए माइक लेते हुए इनके हाथ को कपाते थे। आज एक वो भी समय है कि एक बार को चाहे मोहन भागवत सामने खड़ा हो या यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने खड़े हों, जब ये बोलना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको सुनेगा, वो नहीं को सुनेगा। ये भी समय, एक समय साथियों वो भी था सन 2015 से पहले कि जब हमारी बेटी के साथ गलत कर दिया जाता था और हम थाने, कोर्ट, कचहरी जाकर के हाथ जोड़कर कहते थे कि हमारा मुकदमा दर्ज कर लो, तो पुलिस पहले ये देखती थी कि हमारी जेब में क्या है, फिर ये देखती थी जिसने गलत किया है उसका कोई राजनीतिक संबंध तो नहीं है। अगर ये सब कुछ भी नहीं होता था तो भी पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज करने में 2-2, 3-3 दिन लगाती थी। आज उसके बिल्कुल विपरीत है कि अगर मौजूदा सरकार के मंत्रियों के बच्चे भी कुछ गलत कर दे और भीम आर्मी के कार्यकर्ता को पता लग जाए और भीम आर्मी का कार्यकर्ता इसे डाल करके थाने में, चौकी में, सीओ में, एसएसपी के सामने पहुंच जाए तो सबसे पहले मुकदमा दर्ज कर एप्लीकेशन दे दी जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट
लेकर के आपको मुकदमा एफआईआर दर्ज करके दी जाती है। कहा जाता भाई आप यहाँ मत आइएगा, भीम आर्मी के लोग, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। इस ताकत जानते हैं, ताकत कैसे पैदा हुई, कहाँ से आई? इस ताकत को आज हमारे साथी ये समझते हैं कि ये फ्री फंड आ गई। नहीं, अगर ये फ्री में आती तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय पर आ जाता। अगर फ्री में आती तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, रामास्वामी नायकर, माता फातिमा शेख, उनके समय पर आ चुकी होती, लेकिन नहीं आई। इस ताकत को पैदा होना था और पैदा होकर के युवाओं के रूप में खड़ा हो जाना था। इस ताकत का महत्व आपको समझना होगा। अगर आपने इस ताकत का महत्व नहीं समझा तो ये समझिए, अब से पहले जो हमारे आंदोलन है, जो कभी आरपीआई के रूप में चले, कभी समता सैनिक दल के रूप में चले, कभी DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी के रूप में चले, अगर आपने इस ताकत का महत्व ना समझा तो कल इसी मंच पर खड़ा होकर कोई आने वाली नस्ल का हमारा बच्चा कह रहा होगा कि जैसे आंदोलन कभी भीम आर्मी के नाम से चले। तो इस ताकत को आपको समझना होगा। इस ताकत को खड़ा करने के लिए ना जाने कितने कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, ना जाने कितने दिन हमारे कार्यकर्ता रात दिन भूखे रहकर चले, तब जाकर ये छोटी सी इतना सी ताकत खड़ी हुई। आपको भीम आर्मी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज अयोध्या में हो तो थोड़ा अनुशासन मुझे देखने को मिला। ये अनुशासन शायद सम्राट अशोक के राज का अनुशासन होगा। ये अनुशासन शायद उस बौद्ध नगरी साकेत का अनुशासन आप में आया होगा, जो कभी हमारे पुरखों ने यहाँ स्थापित किया। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने अंदर अनुशासन की व्यवस्था को और समाहित करना होगा। आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं, भीम आर्मी का बेटा बनकर भीम आर्मी को माँ बाप की तरह सींच कर और मजबूत कर खड़ा करना होगा। भीम आर्मी को इतना बड़ा पेड़ इस देश में बनाना होगा कि कोई बलात्कार करने वाला, कोई संविधान की तरफ उंगली उठाने वाला, कोई हमारे पुरखों की तरफ उंगली उठाने वाला, कोई हमारी जमीनें छीनने वाला, या कोई हमारे हक अधिकार की तरफ उंगली उठाने वाला उस लाइन को जीवन में भर कभी पार न कर पाए। इतना मजबूत आपको यहाँ पर भीम आर्मी भारत कमीशन का पेड़ खड़ा करना होगा। ये पेड़ मजबूत खड़ा कैसे होगा? मेरे वो दिन बखूबी याद जब भाई चंद्रशेखर आजाद और मैं एक बाइक पर घूमते थे। घर से 4 रोटी बांध ली रुमाल में और जेब में डाल ली। पता है कहीं जाना है, जेब में 100 रुपए है, जानते हैं तेल 130 का लगना है, लेकिन फिर भी 100 रुपए का तेल डालकर हम दोनों भाई वहां गए। वो आंदोलन लड़ा और लड़के जब वापस हुए तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक मुंह पर हेलमेट लगाकर एक गमछा बांध करके 8-10 किलोमीटर बाइक पैदल लेकर आते थे। तब जाकर ये ताकत आज खड़ी हुई। आज अगर आप सोचते हो, अब ताली बंद बजेगा सुनिएगा, अगर आज आप ये सोचते हो कि नीला गमछा डालकर जो आप थाने में खड़े हो जाते हैं और वहां का कोतवाल, वहां का एसओ आपकी बात को सुनता है, ये बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर दी है। नहीं, वो इसलिए सुनता है कि वो जानता है कि ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। अगर इसको छेड़ा तो 24 राज्यों के भीम आर्मी के लोग बोलना शुरू करेंगे। वो इस बात को जानता है। लेकिन मैं कुछ बातें बुरी भी करूंगा, बुरी भी कहूंगा। अब आप ये सोचिए कि जब तक आप पद पर रहते हैं भीम आर्मी के, तब तक आप भीम आर्मी के मजबूत, जिम्मेदार, वफादार सिपाही रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप भीम आर्मी के पद को छोड़ते हैं, उस दिन क्या होता है? उस दिन आपका सारा समर्पण, सारी ताकत, सारी शक्ति छीन हो जाती है, बेकार हो जाती है। आप सोचते हो मैं निकम्मा नाकारा हो गया और आप बहुत सारे काम करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करते हैं। करते हो नहीं करते हो? जोर से बताओ। अरे जब पतंगी पूछे थे जब जोर से बता रहे थे। टिप्पणियां करते हो नहीं करते हो उल्टी सीधी सोशल मीडिया पर? करते हो ना? तो ये क्या समर्पण हो सकता है? हो सकता है समर्पण? नहीं हो सकता। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बाप के 2 बेटे थे। उस पिता ने उन दोनों बेटों को अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। एक बेटे ने नशा करना शुरू कर दिया, गलत काम करने शुरू कर दिए, अपने पिता की संपत्ति को बेचने का काम कर दिया। उधर दूसरी और दूसरे बेटे ने पढ़ लिख करके अच्छे काम शुरू किए, समाज सेवा शुरू की, अपने पिता की सेवा की, समाज में अपने पिता का नाम ऊंचा किया, अपने पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाया।
इन दोनों बेटों में से आप किसको पसंद करना पसंद करोगे बताओ? जिसने पिता की संपत्ति को बढ़ाया, जिसने पिता की संपत्ति को कम किया? बढ़ाया, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा ही व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। तो जो पुरखे हमारे सामने जिनकी फोटो लगी हुई है, हम इन पुरखों की वही औलादे हैं कि जो इनकी संपत्ति को या तो बढ़ाकर आगे लेकर जाएगी या इनकी संपत्ति को खत्म कर देगी। अगर हम इनकी संपत्ति को बढ़ाकर आगे लेकर जाएंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे, तो मुझे लगता है ये समाज, ये जमाना हमें पूत की संज्ञा देगा कि ये इनके लायक पूत थे, ये अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर गए। और अगर हमने ये इनकी संपत्ति को आगे नहीं बढ़ाया, इनकी संपत्ति को नष्ट करने का काम किया, तो हमें समाज फिर से पूत कहेगा, लेकिन हमें ये कहेगा ये निकम्मे और नालायक पूत थे जो अपने पुरखों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मेरा निवेदन यही है, इस कहानी को सुनाने का मात्र मेरा एक तात्पर्य है कि सिर्फ नीला गमछा गले में डाल लेने से डॉक्टर अंबेडकर का काम पूरा नहीं हो जाता, महात्मा ज्योतिबा फूले का काम पूरा नहीं हो जाता, या माता झलकारी बाई की फोटो है। जब इतिहास में आप देखते हैं कि लड़ाई तो झलकारी बाई लड़ती है, लेकिन नाम इस देश में उसका काम का पारोधी उसके काम, माता के काम का पुरस्कार किसी और को दे दिया जाता है, हमारी माँ के काम को भी छीन लिया जाता है। ये इतिहास में है, दर्ज है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने काम को बखूबी करें, गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के भीम आर्मी के झंडे और डंडे की ताकत को बताने का काम करें। आपके नेता समाज में क्या काम कर रहे हैं, इस बात को बताने का काम करें। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो समझ लीजिए ये जो ताकत आज बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है, ये ताकत खत्म हो जाएगी। इसकी मैं उदाहरण दूंगा, जैसे आपका ये शरीर है, इस शरीर में अगर आप अच्छी तरीके से सुबह उठकर वर्जिश करते हैं, बादाम घी दूध खाते पीते हैं और डेली अपने माता पिता की सेवा करते, तो शरीर जो है बलिष्ठ होता जाएगा, ताकतवर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस शरीर में गुटखे डालते हैं, दारू डालते हैं, गलत सलत चीजें डालते हैं, नशा डालते हैं, तो शरीर आपका बहुत जल्दी खत्म होता चला जाएगा। यही संगठन है। अगर संगठन में आपको दूध देना है, दही देनी है, घी डालना है, तो आपको निरंतर जा करके गांव-गांव, उन गांव में जा करके जहां आज भी शोषण बड़े पैमाने पर है, SC ST OBC की माइनॉरिटी के लोगों को समझा करके अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। इस संगठन के लिए घी दूध का काम कार्यकर्ता करेगा। और अगर आप सिर्फ खुद पर पद लेकर के बैठ जाते हो और कहते हो कि महिमा बली हूं, तो फिर इस संगठन में आप नशा घोलने का काम कर रहे हैं, इस संगठन की ताकत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस संगठन को मजबूत कीजिए, मजबूत करके वो आंदोलन जो पुरखों ने चलाया, वो हमें क्या कह करके गए, वो क्या बता करके गए, इस बात पर विचार करने का बड़ा समय आ चुका है। क्योंकि आज इस देश के माफी वीर, जिन्होंने अपने मुख्यालयों पर कभी तिरंगा नहीं लहराया, जिनके कार्यकर्ताओं ने सदैव अंग्रेजों की, मुगलों की गुलामियां की, जो आज टीवी में बैठकर इस देश के मुसलमान को गद्दार बताने का काम करते हैं, जो तिहाड़ चले जाते हैं, काले पानी चले जाते हैं, तो उनके वीर महापुरुष भी चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। आज वो इस देश में अपने फन, अपना जहर फैलाए हुए हैं। उस जहर को कुचलना, उस फन को कुचलना भीम आर्मी का काम है। वो फन कौन सा है? जो दलित मुस्लिम के नाम पर यहाँ झगड़े हो रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ चल रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की बिना वजह की कब्रें खोदने पर लगी हुई है, उस जहरीले फन को कुचलना भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों का काम है। इस फन को हमें कुचल कर दिखाना है। ये उनको ये बताना है कि हमें जहर का तोड़ करने में इस देश में सबसे ज्यादा कारगर है, इस विश्व में सबसे ज्यादा कारगर है। ये उनको हमें बताना है। अगर हम ये ना बता पाए तो हमारे पुरखों के आंदोलन का क्या होगा? बुद्ध, जिन्होंने अमन शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया, रैदास, जिन्होंने कहा चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रे परसम, कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महाराजा बिजली पासी है कि यह तस्वीर है, बताने की जरूरत नहीं है कि उनका शौर्य का क्या था। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब, इनके विषय में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज समझने और समझाने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट मुझे याद आ रहा है
बाबा साहब अम्बेडकर जब यहाँ से गए तो जाने से पहले उन्होंने एक बात कही है कि ए मेरी कौम के लोगों, मैं जो सब कुछ कर चला हूँ, अगर तुम सब मिलकर के इस कारवा को आगे ना बढ़ा सके तो पीछे जी को मत जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ जाने से पहले कहने गए थे। अब आप अपने मन पर हाथ रख खुद सोचिएगा कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस कारवा को हम आगे बढ़ा पाए या पीछे हटा पाए? नहीं बढ़ा पाए, बिल्कुल नहीं बढ़ा पाए। हमने शिक्षा हासिल की, हम पढ़े लिख कर नौकरियां की, बिजनेस किए, फिर हमारी शादी हुई, हम बीबी और टीवी में खुश हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर का काम छोड़ करके हमने कोई और काम यहाँ पकड़ने का काम किया। मैं कहूंगा तो बुरी लग जाए। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में जब हिंदू कोड बिल के लिए लड़ रहे थे और उनका विरोध इस देश की महिलाएं कर रही थी जिनके लिए वो हिंदू कोड बिल था, बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ की महिलाओं के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये हम जाकर बताने का काम नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने का काम नहीं कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा और उसमें कहा कि अपनी जातियों का विनाश करो, विनाश करके बस मुट्ठी खड़े होकर एक हो जाओ। क्या बताओ, मैं पूछता हूँ, क्या जातियों का विनाश हुआ? क्या पासी ने पासी कहना बंद कर दिया, चमार ने चमार कहना बंद कर दिया, खड्डी की धोबी, पासी, नाई, डूम, यादव, तेली, कुमार, कहा इन्होंने अपनी जातियाँ छोड़कर अलग से खड़े होकर खड़े होना बंद हो गया? ये अलग से एक साथ खड़े हो गए हैं और नहीं हुए हैं तो सोचो क्या पुरखों का काम हो रहा? ये चंद लोग जो निकल कर आ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं। क्या हमें अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कहलाने का अधिकार है? ठीक है, हमारी जाति है, लेकिन 600 साल पहले गुरु रविदास जी भी कहकर गए थे कि जात जात में जात है जैसे केले के पात, जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात में जात। हमने अपने पुरखों के नाम को तो चीख चीख कर लिया, उनका डंडा झंडा तो उठाया, लेकिन उनकी विचारधारा को पकड़ने का काम नहीं किया। 600 साल पहले गुरु रविदास जी कह रहे हैं हम लोगों को कि इस देश में जात इतनी है जैसे केले के पेड़ है कि एक पेड़ का पत्ता उखाड़ोगे दूसरी आ जाएगी, कि आप मुझसे जब तक नहीं मिल सकते जब तक आप अपनी जाति ना छोड़ दें। लेकिन आज भी हमारी जाति हमारे साथ चल रही है। अरे कम से कम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग जब नीले झंडे के नीचे बैठते हो तब तो इस प्रांगण से बाहर अपनी जातियों को रख सकते हो, इस प्रांगण से बाहर जा सकते हो। ना कोई धोबी है, ना कोई चमार है, ना खड्डी है, ना पासी है, ना नाई है, ना यादव है, ना कुर्मी है, ना पटेल है। हम कुछ नहीं है। हम पहले अपने महापुरुषों के बहुजन समाज के लोग इस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये तुम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे। हम नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हम कर पाते तो जिन्होंने हमारे पुरखों की हत्याएं की, जिन्होंने हमारे आंदोलन को कभी सफल नहीं होने दिया, जिन्होंने हमेशा बराबरी की विचारधारा का विरोध किया, आज वो इस देश में उपस्थित ना होते, इस देश में स्थापित ना हो चुके होते। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कह गए थे। जब वो संविधान लागू करा के बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा इस देश के गरीब गुर्गे किसान मजदूर के वोट से जन्म लेगा। तो सामने वाले लोग हंसते हैं और कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार तो दे चले हो, लेकिन हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, लेकिन इस देश में राजा अपना बनाएंगे। आप सोचकर बताओ उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया? आजादी के 75 साल हो चुके हैं साथियों। जहां इस देश के बहुजन समाज को सुधर कर खड़ा होकर अपना राज स्थापित करना था, इस देश के बहुजन समाज ने अपना राज स्थापित नहीं किया। कहीं हम उनसे डरे, क्या उन्होंने धमकाया, में भगाया, और जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें खरीदा और चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस देश में राजा अपना बनाकर खड़ा कर दिया। आज हम चीख चीख करके कह रहे हैं कि संविधान छिन रहा है। आज चीख चीख कर कह रहे हैं बेरोजगारी है, लाचारी है। आज चीख चीख कर कह रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि तो याद आती है? नहीं आती। याद जरूर आती होगी आप लोगों जब बहुजन आंदोलन की बात याद आती है। उस बेटी के साथ कितना गलत हुआ, और फिर हम चीख चीख कर कहते हैं कि हमें न्याय दो। अरे कौन देगा तुम्हें न्याय? तुम तो खुद न्याय करने वाले हो। तुम लोकतंत्र की भाषा नहीं समझे तो इसमें किसी का क्या दोष है? इस लोकतंत्र की भाषा को समझो। डॉक्टर अम्बेडकर ने हंसते हुए उन नेताओं को कहा कि मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब है, मजदूर है, किसान है। तुम डराओगे तो डर जाएंगे, धमकाओगे तो क्षेत्र छोड़ जाएंगे, तुम्हारी बिक भी जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे लोगों को वोट की ताकत समझ आई, लोकतंत्र की ताकत समझ में आई, तो ये इसी देश का गरीब गुरबा मजदूर किसान खड़ा होकर के
ये बहुजन समाज कहा जाता है, ये खड़ा होगा और तुम्हारी सत्ता को चकनाचूर करके अपनी सत्ता व्यवस्था इस देश पर लागू कर देने का काम करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी जब पूरा पैक्ट की बात चल रही थी और माननीय गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरा पैक्ट जो दलितों को आज बहुत मजबूत कर सकता था अगर लागू हो गया होता, लेकिन पूरा पैक्ट के चक्कर में गांधी जी आमरण अनशन पर रहे। और क्योंकि हम ऐसे कुलों के लोग हैं कि हम अपना नुकसान तो देख सकते हैं लेकिन सामने वाले को मरता हुआ नहीं दे सकते। जब पूरा पैक्ट के इवेज में आरक्षण पर सिग्नेचर हुए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को एक बात कहती, मिस्टर गांधी 20वीं सदी तुम्हारी तो 21वीं सदी मेरी है। आप दिल पर हाथ रखकर बताओ 21वीं सदी के 25 साल जा चुके हैं। क्या आप में से चिंता है सब लोगों की जो बाबा साहब अम्बेडकर कह गए उसको पूरा करना है? और अगर चिंता नहीं है तो क्यों नहीं है? अरे हमें डॉक्टर अम्बेडकर का पूत बनना है, कपूत नहीं बनना। इस बात को अपने दिलो दिमाग में डालो। इस देश की वो व्यवस्था जो यहाँ सदियों से रही, जो सम्राट अशोक ने स्थापित की, उस व्यवस्था को हमें पुनः स्थापित करना है। इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। हम इतिहास में जब जाते हैं तो देखते हैं ये देश सम्राट अशोक के समय पर सोने की चिड़िया था, उसके बाद तो यह देश भिखमंगों की लाइन में खड़ा रहा। ये देखते हैं आज एक आंदोलन चल रहा है बिहार बोधगया में, बोधगया मुक्ति आंदोलन। माओवादी बिहार को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। कैसा 1949 में एक एक्ट बना था जिसमें 4 अन्य धर्म के लोग, 4 बुद्धिस्ट और एक डीएम उस कमेटी का सदस्य बने थे। देखिए हम लोगों को अपने विषय में अब सोचिएगा कि हम कितने नाकारा हो गए। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू करके गए और इस देश के सारे एक्ट खत्म हो गए। सारे जो अंग्रेजों ने लगाए, मुगलों ने लगाए, जो भी यहाँ जिसका राज रहा, जो एक्ट लगे वो सब खत्म कर दिए। नए अधिनियम जारी हो गए, लेकिन वो एक एक्ट ऐसा रहा वो आज भी वहाँ बिहार में लगा हुआ एक्ट है। हम उसे हटवा नहीं पाए। हम अपनी विरासत को नहीं बचा पाए, उसके लिए युद्ध चल रहा है। उसके लिए युद्ध से नहीं, उसके लिए युद्ध 1800 चल रहा है। उस बोधि विहार को मुक्त कराने के लिए युद्ध इतना लंबा वीडियो ना बनाओ तो देखे। मुझे आपकी तालियां बहुत अच्छी लगती है, ये फूल, ये मालाएं, ये टोपी बहुत अच्छी लगती है। जब आप सम्मान करते हैं, चिक चिक कर कहते हैं मीना रतन सिंह जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, भीमालवी जिंदाबाद, बहुत अच्छा लगता है अंदर से, भाई बड़ी खुशी होती है। लेकिन फिर मैं जब अपने पुरखों के आंदोलन को देखता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले दलितों के बच्चों को पढ़ा रहे थे और 2 दलितों को मारने के लिए भेज दे, जाओ मार कर आओ। जब फुले साहब को मारने जाते तो फुले साहब कहते हैं कि मेरे मारने से जो तुम्हारे बच्चों का उत्थान हो सकता है, अगर हो सकता है तो मार दो। फिर वो 2 लोग महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ सारी उम्र उनकी सुरक्षा गार्ड बनकर रहे। एक तरफ वो देखता हूँ और एक तरफ आज का समय देखता हूँ, ताकत तो पूरी आ रही है लेकिन दिशा विहीन ताकत आ रही है। अरे इस लोकतंत्र की ताकत को पहचानो, खुद से सवाल करो कि ये वोट है क्या? वोट सिर्फ 5 साल में देने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। वोट चंद पैसों में, भाईचारे में देने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर आपका भाई, सगा भाई भी किसी गलत जगह से खड़ा है और वो गलत सही आदमी नहीं है तो वोट उसको भी देने की प्रक्रिया नहीं है। इस वोट की ताकत समझो क्या है। ये वोट आपके गली खंजों का निर्माण कराता है। ये वोट जो अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष तड़प रहे थे, स्कॉलरशिप का रोना रो रहे थे, ये वोट उस स्कॉलरशिप को स्थापित कर सकता है। ये वोट न्याय स्थापित करता है। ये वोट आपको बैठने का अधिकार देता है। ये वोट आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है। या मैं ये कहूँ कि वोट इतना पावरफुल है, ये आपके घर में बनने वाली सब्जी में जो नमक डलता है, जो तेल डलता है, जो हल्दी डलती है, उसकी भी कीमतों को कम कर देने का काम भी एक वोट कर सकता है आपका। बशर्ते कि वहाँ बैठेगा कौन, इस बात को तय हम लोगों को करना है। अगर वहाँ मनु की औलाद बैठेगी जिन्होंने सदैव इस देश में गैर बराबरी की, महिलाओं के साथ गैर बराबरी की, दलितों के साथ गैर बराबरी की, पिछड़ों के साथ गैर बराबरी की, तो वो आज भी गैर बराबरी करेंगे जैसे वो लगातार करते जा रहे हैं। और अगर इस देश का वो व्यक्ति वहां बैठेगा जिनके पुरखों ने उन्हें ये बताया कि बराबरी के लिए जीना है, सबको समान करना है, वो वहां बैठेंगे तो बराबरी की बात की जाएगी। तय आप करो क्यों चंद मुट्ठी भर लोग मनु की व्यवस्था स्थापित करके आज वहां पर अपना आदमी बिठाए हुए हैं और हम इस देश के बहुसंख्यक लोग, इस देश के गरीब गुरबे, इस देश के मजदूर किसान इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद भी हम अपना व्यक्ति, अपनी विचारधारा का, अपनी आइडियोलॉजी का व्यक्ति वहां नहीं
बनाकर बिठा पा रहे हैं। जोर से बताओ गलती किसकी? जोर से बताओ किसकी है गलती? हमारी गलती है। और गलती का मतलब जानते क्या होता है? गलती सुधार के लिए होती है। अगर गलती कर रहे हो तो उसमें सुधार करो। आपने भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को जिताकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया भाई चंद्रशेखर आजाद। वो जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए कोई मुद्दा ऐसा है जो तक पहुंचाओ वो ना उठाओ। सारे मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ उठा रहे हैं। अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जो पार्लियामेंट को हर समय हिलाने डुलाने देने का काम करते हैं। अब सोचो तो वहाँ एक कुलदीप भार्गव पहुंच जाए, ये अयोध्या का जिलाध्यक्ष पहुंच जाए, ये बस्ती का हमारा प्रदेश कमेटी का साथी पहुंच जाए, गोरखपुर की कमेटी के साथी पहुंच जाए, ये पटेल साहब पहुंच जाए। अगर वहाँ 5, 7, 10 लोग और पहुंच जाए तो क्या होगा? वहाँ क्या हिम्मत है किसी की? कोई हमारी बातों को काट देगा? क्या हिम्मत है किसी की कि अगर हम आज खड़े होकर चिंगाड़ना शुरू कर देंगे संसद चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। तो समझो, इस आंदोलन को समझो। ये जो आज हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने पर बड़ा जोर दे रहे हैं, आज हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित करेंगे तो कल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित करके अपने लोगों के हाथ में राजनीतिक व्यवस्था छोड़ देंगे। कुछ लोग 100 साल पहले खड़े हुए इस देश में अपना राज स्थापित कर दिया और हम हजारों सालों से लड़ रहे हैं, हम अपना राज स्थापित नहीं कर पा रहे। सोचो कमी कहाँ है? कहाँ कमी है? सोचने का काम करो। और नहीं सोच सकते तो मैं बताता हूँ कमी कहाँ है। कमी है सिर्फ प्रचार में। कमी है सिर्फ प्रचार में। उन पर ट्रकों पैसा है, वो ट्रकों से प्रचार करते हैं, मीडिया उनका है, सब कुछ उनका है। और हमारे पास वैचारिक शक्ति है आपके रूप में, लेकिन आप उस वैचारिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रण ले लें कि हर रोज जाकर 2 परिवारों से मिलना है, हर रोज जाकर 10 परिवारों को समझाकर भीम आर्मी में जोड़ना है, सबके अच्छे बुरे में साथ खड़े रहना है, तो 5 साल के अंदर अंदर आप इस देश की व्यवस्था को बदल देंगे। आप इस बात को जानते हैं? 5 साल नहीं लगाएंगे, इस देश की व्यवस्था को बदल देंगे। वरना आज भारतीय जनता पार्टी ने चाहे यहाँ के दलित लीडर हो चाहे बैकवर्ड लीडर हो, सबको अपने